आजकल मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, छोटे बच्चे जो कहते हैं कि हमने खाना खाने के साथ साथ कार्टून जरूर देखे हैं। स्क्रीन टाइम का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मोबाइल ही देना है, वो मतलब आप सामने में स्क्रीन, लेकिन सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड नहीं। आप ये इंतहाई डेंजरस चीज है नोअडेज, ठीक है। तो पेरेंट्स साथ, और फिर वो देखें कि जो चीज दिखा रहे हैं वो क्या है जिसमें ब्रेन एक्टिवेट हो, जैसे पहेलियां हैं या कोई इस तरह की। मैंने बहुत सारे आजकल लोगों में सुना है कि इस मौसम में बच्चों को डायरिया बहुत हो रहा है। तो आजकल आपको पता है मौसम, बच्चों में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से बच्चे फिर हाथ बार बार खराब होते हैं, फिर वो मुंह में भी हाथ मार रहे होते हैं। जो बच्चे हैं 1 month to 5 years, इनमें इनको कौन कौन सी एसेंशियल वैक्सीन हैं जो लगवानी चाहिए? पोलियो की वैक्सीन आती है, काली खांसी की आती है, इसके अलावा जो है यूजुअली टाइफाइड की वैक्सीन आती है, इसके अलावा मीजल्स की आती है, और इसके अलावा रुबेला की वैक्सीन है। बच्चे वैक्सीन लगवाते हैं, जब पेरेंट्स लगवाते हैं उनको, तो वो कुछ टाइम के बाद फीवर डेवलप कर लेते हैं। इटसेल्फ ये वैक्सीन भी वीक जर्म्स होते हैं जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जो एक हेल्दी बच्चा है उसकी तरफ आते हैं कि एक हेल्दी बच्चे को क्या विजिट करना चाहिए डॉक्टर का, अदरवाइज ही इज फाइन। जो पोलियो है, अक्सर मैंने काफी दफा सुना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहते। प्रॉपर एक्सपीरियंस और तरीके से पॉलिसी बनाई जाती है, उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और उसमें किसी किस्म की हर्डल नहीं बनना चाहिए। कौन सी जंक फूड से अवॉइड करना, बाकी चीज़ों, ये इस तरह की चीज़ों से, मतलब बच्चे बाहर से आजकल सलांटी, लेस वगैरह इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, मैं हूँ आपकी होस्ट फरियाल एंड यू आर वाचिंग FMC है जिंदगी किड्स स्पेशल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर वसीम है एंड आज का हमारा टॉपिक जो है वो बच्चों की हेल्थ के बारे में, स्पेशली 1 month to 5 year olds की। तो आइए चलते हैं डॉक्टर वसीम के साथ और उनसे करते हैं बातें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक, शुक्र है। सो डॉक्टर वसीम, वेलकम बैक again to another podcast. थैंक यू। So आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ये जो बच्चे 1 महीने से 5 साल तक के हैं ना, उनकी हेल्थ के बारे में है, और जैसे आजकल का मौसम है उसके साथ साथ हम बातें करेंगे। जी जरूर, बिल्कुल, मैं जी बिल्कुल श्योर। सो डॉक्टर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे आजकल लोगों में सुना है कि इस मौसम में बच्चों को डायरिया बहुत हो रहा है, तो उसकी क्या रीजन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आम लोगों के लिए बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बेसिक रीज़न है 2-3 जिनको अपने जहन में रखना है। सबसे पहले तो यह है कि आजकल जैसे आपको पता है फ्लड और बाकी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली पानी एक जगह पे जमा हो रहा होता है, उन एरियाज़ में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ पर जरासीम ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। फिर आजकल आपको पता है मौसम, बच्चों में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से बच्चे फिर हाथ बार बार ख़राब होते हैं, फिर वो मुंह में भी हाथ मार रहे होते हैं। इसी तरह जो आप खाना खाते हैं, वो जो खाना है वो बेसिकली गर्मी के अंदर जल्दी ख़राब हो जाता है। इवन अगर 35 डिग्री सेल्सियस तक है, क्या नाम है, टेम्परेचर, तो विदिन 2 आवर आपका खाना ख़राब हो सकता है। तो अगर वो खाना आप यूज़ करते हैं तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों के बीमार होने के। सो डॉक्टर, ये जो डायरिया के साथ साथ, जैसे आपने बोला आजकल फ्लड आ रहे हैं, तो डायरिया के साथ साथ और कौन सी डिजीजेस हैं जो बच्चों को लग सकती हैं? अच्छा, इस मौसम के अंदर डायरिया जो है वो ज़्यादा कॉमन है, और जैसा मैंने आपको बताया उसकी रीजंस भी। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि आमतौर पे जब कंटेमिनेशन और जब फ्लडेड एरियाज़ हैं उनके अंदर ये मसले ज़्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस C का बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर इस मौसम में रिपोर्ट होता है। टाइफाइड बढ़ जाता है, स्किन के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते होते हैं। और इसके अलावा जो इनकी फर्दर जो हेपेटाइटिस C की कॉम्प्लिकेशन और इन चीज़ों से, और बच्चों को ज़ाहिर बात है जब ये जो इवन डायरिया जो होता है वो भी पुराने में डायरिया में, जिसको हम अपनी टर्म में क्रोनिक डायरिया कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाले प्रॉब्लम थोड़े से बच्चों के अंदर बढ़ जाते हैं
आम दूसरे मौसम की बजाय। जिस तरह अभी आपने हेपेटाइटिस ए का मेंशन किया, तो क्या हमें बच्चों की 1 मंथ टू 5 ईयर ओल्ड जितने बच्चे होते हैं, इनको टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा था कि जो हमारा एक ईपीआई शेड्यूल होता है, इसके मुताबिक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है वैक्सीन। टाइफाइड पहले नहीं थी, अब वो उसके अंदर वो भी ऐड हो गई हुई है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए जो होती है वो अभी फिलहाल तो ऐड नहीं हुई, लेकिन वो भी आपको प्राइवेटली लगवानी होती है। सो दोनों वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं। देखें, अगर इस पे एक्सपेंस भी आता है तो वो अराउंड 3000 के अराउंड आता है, लेकिन अगर आप इस कंप्लेन के साथ एडमिट हो गए तो एक्सपेंस भी ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे यह है कि फिर इनकी कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो अलहदा से फेस करनी पड़ती हैं, और इवन इतनी फैटल हो सकती हैं बाज़ कि जिनको बाद में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। सर डॉक्टर, अभी हम वैक्सीन की चूंकि बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं 1 मंथ टू 5 ईयर्स, इनमें इनको कौन कौन सी एसेंशियल वैक्सीन हैं जो लगवानी चाहिए? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो हमारा गवर्नमेंट का शेड्यूल है, जिसको मैंने ईपीआई शेड्यूल कहा है, उसके अंदर सारी वो असेंशियल वैक्सीन शामिल है, जिसके अंदर क्या आता है, टीबी की आती है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी की आती है, पोलियो की वैक्सीन आती है, काली खांसी की आती है। इसके अलावा जो है यूजली टाइफाइड की वैक्सीन आती है, इसके अलावा मीजल्स की आती है, और इसके अलावा रुबेला की वैक्सीन है। और ये वो सारी वैक्सीन हैं जो हमारे ईपीआई शेड्यूल के अंदर हैं। हाँ, और टाइफाइड अब वो भी ऐड हो गई हुई है। कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट में नहीं हो रही, तो हमें वो भी लगवानी चाहिए, और होप्स हो के आने वाले टाइम पे वो भी इस शेड्यूल के अंदर एंटर हो जाएंगी, जिसके अंदर गर्दन तोड़ बुखार की है, जिसके अंदर वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस ए की है, फ्लू की वैक्सीन होती है। इसके अलावा चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा होता है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, और इवन के इनकी वैक्सीन के बूस्टर भी बाद में लगते हैं डोजेस, तो वो लगवानी बहुत ज़रूरी है। ये वैक्सीन से ये होता है कि बच्चा जो है वो उसके अंदर उस बीमारी, क्योंकि वैक्सीन इनफैक्ट वीक जर्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर हम एंटर करते हैं, तो बॉडी उसको उसका रिस्पॉन्स में अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती है। अब वो इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन से जब कभी ओरिजिनल जर्म बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो उसको डिजीज पैदा करने से पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। सो ये जो मैंने चीज़ जो वैक्सीन मेंशन की हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और हर पेरेंट को ये लगवानी चाहिए। जी डॉक्टर, आपका आंसर काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया। जी, थैंक यू। अब अक्सर ये होता है कि जब बच्चे वैक्सीन लगवाते हैं, जब पेरेंट्स लगवाते हैं उनको, तो वो कुछ टाइम के बाद फीवर डेवलप कर लेते हैं। तो ये क्या सारी वैक्सीन में कॉमन है या फिर कुछ ही है? बहुत से पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है, और वो समझते हैं कि शायद वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है या कुछ गलत वैक्सीन लग गई है। इनफैक्ट कुछ हर वैक्सीन नहीं, जो लाइव वैक्सीन होती हैं जिनको वीक किया होता है उनसे ये आमतौर पे प्रॉब्लम होता है। बाकी दूसरी जो वैक्सीन होती है उनसे ये फीवर नहीं होता। और मैंने आपको जैसे मेंशन किया है कि ये इटसेल्फ ये वैक्सीन भी वीक जर्म्स होते हैं जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा टेम्परेचर होना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है। हाँ, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को पट्टियाँ कर सकते हैं, आप इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो आपको नॉलेज होता है उसके मुताबिक आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, और दैट्स इट। इससे आगे कोई चीज़ नहीं करनी होती, और ये बेसिकली साइन होता है कि यू आर गेटिंग इम्यूनिटी। इसी आंसर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक जो हेल्दी बच्चा है, जो कम्प्लीटली हेल्दी है, उसको 1 साल में कितनी दफ़ा ही कोई हॉस्पिटल जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन के इस पे हमारा लोगों का इतना कोई होता नहीं है कंसर्न। इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ वैक्सीन के बारे में ऐड करना चाहूँगा कि आमतौर पे ना वैक्सीन जो होती है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स जो मिस कर जाते हैं वैक्सीन। जैसे हमने अभी इसमें थोड़ी सी उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है सारी लगवानी चाहिए, और सम हो अगर कोई पेरेंट्स इस पे बाद में एग्री कर जाते हैं जिन्होंने पहले नहीं लगवाई, अब उनके जहन में एक क्वेश्चन रहता है। वो क्वेश्चन उनका ये होता है कि जी क्या हम ये वैक्सीन जो रह गई है इसको हम लगवा सकते हैं, जो मतलब प्रीवियस थी जो वो मिस कर चुके हैं।
तो बिल्कुल लगवाई जा सकती है। जितनी जल्दी आप जाएंगे उतना बच्चे के लिए इजी होगा, और वो सारी वैक्सीन इंजेक्ट करना, इसमें आपने अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना होता है गवर्नमेंट की तरफ से, या इवन जहाँ पे भी आप करवा रहे हैं, तो वो आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल को रीशेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक वो आपकी पुरानी वैक्सीन भी लग जाती हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि जो एक हेल्दी बच्चा है, उसकी तरफ आते हैं कि एक हेल्दी बच्चे को क्या विजिट करना चाहिए डॉक्टर का, अदरवाइज ही इज फाइन। असल में जो डॉक्टर या मुआलिज की नज़र है, उसका एक्सपीरियंस है, वो डिफरेंट है। तो आपको साल में एक रेगुलर चेकअप जरूर करवाना चाहिए। इवन अल्लाह न करे किसी को कोई प्रॉब्लम क्रोनिक है, उसको वो तो हमेशा फॉलो अप पे होता ही है। और इस चेकअप का फ़ायदा ये होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो आप इग्नोर कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं नोटिस नहीं कर पा रहे, तो वो आपका जो मुआलिज होता है जो कि क्वालिफाइड होता है वो पिक कर सकता है। तो मस्ट एक विजिट जरूर सालाना करना चाहिए। जो पोलियो है, अक्सर मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहते हैं। तो उसकी क्या रीज़न है कि आप क्या कहना चाहेंगे कि पोलियो के कतरे पेरेंट्स को पिलाने चाहिए? अच्छा, ऐसा है कि जो पोलियो की वैक्सीन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सारी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका हुआ है। एंड हम हैं और इवन साथ अफगानिस्तान है, ये कुछ एक दो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर पोलियो रह गया है, और बाकी सारी दुनिया से ये इरेडिकेट हो गया हुआ है। तो बेसिकली बाहर के मुल्क हमें इसलिए भी असिस्ट करते हैं कि यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब हम यहाँ से उनके मुल्क में जाएंगे तो वी कैन स्प्रेड इट अगेन, ठीक है। तो ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि वैक्सीन नहीं करवानी या नहीं देनी, क्योंकि देखें आप खुद तो उस बच्चे को रिस्क में डाल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। साथ आप दूसरे लोगों को भी इस तरह रिस्क में डाल रहे होते हैं। सो वैक्सीन के बारे में तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं आनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड की हुई हैं, वो जो प्रॉपर एक्सपीरियंस और तरीके से पॉलिसी बनाई जाती है, उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, और उसमें किसी किस्म की हर्डल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से एक तो लोग रिस्क में आएंगे, और आपकी वजह से दूसरे लोगों में भी ये एक चीज़ पैदा होगी कि पता नहीं क्या चीज़ है, एक समझने के शक व शुबात पैदा होंगे, जो कि बहुत गलत बात है, जिसके लिए ही हम इस तरह के पॉडकास्ट करते हैं, ताकि लोगों को हम कन्वे कर सकें कि विच थिंग इज़ बेटर और नॉट। जी डॉक्टर, अब ये बात मैंने सुनी है कि एक बच्चा है जो बीमार नहीं भी है, मतलब ऑब्वियसली वो लाइक बाहर से ऐसा लगता है कि वो बीमार नहीं है, मगर फिर भी उसका वेट कम होता जा रहा है, तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, इसका मतलब यह है कि देखें आजकल बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हैं। मतलब वेट गेन एक बहुत बड़ा इशू है, और उसकी रीज़न ये देखें, सबसे पहले तो आपको ये देखना है एक बच्चा जिसका वेट कम हो रहा है, अब उसकी रीज़न, सबसे पहले सादी रीज़न जो सामने आती हैं कि क्या उसका प्रॉपर खाना है। अब इसमें एक आती है क्वालिटी और एक आती है क्वांटिटी। खाना है तो कैसी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी का मतलब है कि जो बेसिक्स नीड्स हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट पार्ट उसके अंदर मौजूद है? इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका जो बाकी सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, क्या वो आपकी बैलेंस डाइट है कि नहीं? पहले तो सबसे पहले उसका देखा जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल इसके बावजूद नहीं हो रहा, तो देन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, देन वो देखेगा कि क्या इसकी, वो इवन के हर एज के मुताबिक बच्चे की कैलोरीज भी डिफरेंट होती हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। वो देखते हैं कि क्या ये पहले एडिक्वेट ले रहा है कि नहीं। पहले तो वो इस चीज़ को रूल आउट करते हैं, अगर कम हो तो वो उसके लिए आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल वो सारी चीज़ें ठीक हैं और फिर भी बच्चे का वेट ड्रॉप हो रहा है, तो देन उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि आया कि क्या रीज़न है। मुख्तलिफ रीज़न हो सकती हैं, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकती है जो ऑब्वियस नहीं हुई, लेकिन वेट ड्रॉप की शेप में आपके सामने आ रही है, तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ टेस्ट और वो जो आपका मालिज है उसके लिए आपको उससे रब्ता करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपने बेसिक जो नीड्स हैं, जो खुराक है, उसको बेहतर करें, प्रॉपर नींद करें, बच्चे की एक्सरसाइज और हर चीज़ का ख्याल रखें, और जो बाकी जंक फूड और ये एटसेट्रा, इन चीज़ों से अवॉइड करना। जी डॉक्टर, आपका आंसर काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। अब आप क्या हमें 5 नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स बता सकते हैं? 1 month to 5 year old
अच्छा, आमतौर पे आपने देखा होगा कि आजकल मुख्तलिफ जगह पे सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इवन के जो मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं उनसे ये फलाना एनर्जी बूस्टर है, फलाना बेसिक्स आपकी जो है ना वो अगर ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी मैंने बेसिक कंपोनेंट आपको खुराक के बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनके प्रॉपर पोर्शन मौजूद हैं आपकी खुराक में। इसके अलावा आप प्रोटीन लेते हैं, जैसे गोश्त वगैरह में प्रोटीन है, एग्स में है, ठीक है। आप फ्रूट्स लेते हैं जिसमें वाइटामिन के कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी है, सब्जियां लेते हैं, फिर दालें हैं और मुख्तलिफ किस्म के चने और बाकी खुराक सारी जो बेसिक आप घर में आम यूज़ होती है, लेकिन वो बैलेंस हो तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। एक बात तो ये है कि आपको ये करना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज है, एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। आप देखें कि जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बच्चे भी, इवन के बड़े भी, तो उनमें और जो एक्टिव हैं उनमें कोई नॉर्मल इन्फेक्शन भी बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं अहम जो चीज़ आपके पास जो इनके अंदर आती है वो ये है कि आपने वैक्सीन, जो हम ऑलरेडी भी बात की है कि जो आपको वैक्सीन जो रिक्वायर्ड है, जो गवर्नमेंट का आपको ईपीआई शेड्यूल की फॉर्म में दे रही है, और बाकी जो मैंने आपको मेंशन की हैं इस पॉडकास्ट में, आप वो करवाएं। तो वो चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अलावा देखें, इसी से अगर हम आगे एक्सटेंड करें बात को, तो बच्चों के अंदर जो डाइटरी हैबिट्स हैं, एक तो वो हो गया, फिर कौन सी जंक फूड से अवॉइड करना, बाकी चीज़ों, ये इस तरह की चीज़ों से, मतलब बच्चे बाहर से आजकल सलांटी, लेस वगैरह इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं, फिर हम जामे शीरी, ग्लूकोज, ये चीज़ें ज़्यादा दे रहे होते हैं। थोड़ा इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। सो ये बेसिकली इससे ओवरऑल नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो बूस्ट होती है। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, आपकी 3 पोर्शन ऑफ जो मैंने आपको बताया है बेसिक खुराक के, वो वैक्सीन, और इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे इससे क्वेश्चन आया दिमाग में। अक्सर लोग पेरेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि ये जो डैश चीज़ है, जैसे कि लाइक नेचुरल जो है ना इम्यूनिटी बूस्टर्स के अलावा, ये रिकमेंड करते हैं कि ये पैक्ड चीज़ तुम इनको दो, इनसे इनकी हाइट बढ़ेगी, इनकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, और ये जो है ना आगे जल्दी बढ़ेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि लाइक इनको पेरेंट्स को नेचुरल जैसे एग्स एंड फ्रूट्स वगैरह देने चाहिए, या फिर डॉक्टर से बात कर ये जो पैक जो इनको रिकमेंड की गई होती है वो देनी होती है? अच्छा, ठीक है। एक तो ना इसमें मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोगों को के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाने वाला है। देखिए, हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा, मीडिया का बहुत मिसयूज़ होता है, तो बहुत सी सब स्टैंडर्ड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज हो जाती हैं, ठीक है। इन चीज़ों का मिसयूज़ कैसे होता है? देखिए, ये चीज़ें बनी क्यों है? ये चीज़ें उनके लिए, फॉर एग्जांपल एक बच्चा इतना सीखा है, या बच्चा बीमार इतना है कि वो नॉर्मल चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाता या ले नहीं पाता, तो आप उसकी कैलोरीज काउंट करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये दे देते हैं, ठीक है। अदरवाइज इन चीज़ों में कोई उस तरह जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं, जैसे एग बताया है, मीट बताया है, वेजिटेबल्स बताई हैं, फ्रूट्स बताए हैं, और इवन नट्स वगैरह, तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनका नेमल बदल कोई नहीं है। वो बेसिकली आप कह लें कि शॉर्टकट्स हैं। और आजकल जितनी बिजी लाइफ है, और पेरेंट्स भी, और इवन के उनके ज़हन में ये जो मीडिया है ये बहुत सी ऐसी चीज़ें डाल देता है। फिर आप देखेंगे कि एक प्रोडक्ट है, चाहे उसकी क्वालिटी जितनी मर्जी लो है, बिलो स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके साथ जो पिक्चर एक हेल्थी बच्चे की शो करेंगे, तो पेरेंट्स के जहन में एक वो इमेजिनेशन वो ऐसी करते हैं कि वो समझते हैं कि इसके बाद बच्चा ऐसा हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह जैसे फार्मूला फीड्स वगैरह हम बच्चों, न्यू बोर्न बेबीज के अंदर हम बताते हैं कि उसकी बजाय मदर फीड है, जो नेचुरल चीज़ है, अनप्रोसेस्ड फूड है, वो बेहतर रहती है, और वो है भी। उसी के लिए हम कंपेन करते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरी खुराक दें जो आप मेंशन कर रहे हैं। अभी आपने मीडिया वगैरह का नाम लिया, इससे मैं ये सोचती हूँ कि आजकल मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, छोटे बच्चे,
जो कहते हैं कि हमने खाना खाने के साथ साथ कार्टून जरूर देखे हैं। हमने ये वो ब्रेकफास्ट में भी यही करेंगे, लंच के टाइम पे भी एंड इवन डिनर के टाइम पे। तो आप क्या कहेंगे कि पेरेंट्स को किस तरह उनकी ये हैबिट जो है ना छुड़वानी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप ये वाला क्वेश्चन जो भी पॉडकास्ट देखेगा उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और हर एक का कंसर्न भी ये है। अच्छा, इसके ना दो पार्ट्स हैं। जब फर्स्ट पे हम बात करते हैं कि नॉर्मल बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, देखें कोशिश करें 1 से 2 साल तक स्क्रीन टाइम 0 हो। 0 का मतलब है 0, बिकॉज उस टाइम पे बच्चे ने बोलना भी शुरू करना होता है। जब बच्चा ऐसा देख रहा होता है, एक तो आंखों पे इफेक्ट आ रहा होता है, दूसरे नंबर पे यह है कि जो क्या नाम है बच्चे का स्पीच डिले आ सकता है, उसके बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। और दूसरा हम क्योंकि 2 साल से 5 साल के बच्चों की बात करें तो मैं इसी पे रहूँगा कि अगर 2 से मतलब 1 मंथ से 5 साल की बात करें, तो अगर हम बात 2 मंथ से 3 की करते हैं तो उसके अंदर ऑलमोस्ट विद इन 24 आवर आप हाफ टू 1 आवर दे सकते हैं बच्चे को स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मोबाइल ही देना है, वो मतलब आप सामने में स्क्रीन, लेकिन सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड नहीं। आप ये इंतहाई डेंजरस चीज़ है नोअडेज। ठीक है, तो पेरेंट्स साथ, और फिर वो देखें कि जो चीज़ दिखा रहे हैं वो क्या है जिसमें ब्रेन एक्टिवेट हो, जैसे पहेलियाँ हैं या कोई इस तरह की जो नर्सरी राइम्स और ये वो चीज़ें हैं। ये ज़रा थोड़ी सी इन चीज़ों से अपने हट के चीज़ें करनी है जिसमें बच्चा कोई क्रिएटिविटी हो। अब आपका असल क्वेश्चन है, उसकी तरफ आ जाते हैं कि जी एक एसोसिएशन पेरेंट्स बेसिकली बना देते हैं, या बच्चे कहते हैं कि हम मोबाइल देखेंगे या पोएम लगाएंगे तो खाना खाएंगे। अच्छा, इसमें 2 नुकसान है मेन। एक तो मैंने स्क्रीन टाइम वाला आपको बता दिया, उसकी वजह से जो जो इश्यूज हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप उसको खाने के साथ वो कर रहे हैं मिक्स। बेसिकली जो खाने का टाइम है वो बच्चे का हैप्पी टाइम होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपने इससे एसोसिएट नहीं करना। वो कभी भी कंसंट्रेट नहीं करेगा, खाने पे फोकस ही नहीं करेगा, खाने से कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा। उसको बेसिकली उस स्क्रीन से है, वो दूसरे लफ्जों में वो खाने को पसंद नहीं कर रहा। उसके लिए ये सजा है जिसको कंपनसेट करने के लिए वो अपनी स्क्रीन देख रहा है। तो आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। हो क्या होगा, अब इसको कोप कैसे किया जाए? आप इसको बंद करें। क्या होगा, आप एक टेबल पे बैठ के सारी फैमिली एक टेबल पे खाना खाएं। स्टार्ट में बच्चा क्या करेगा, शोर करेगा, खाना नहीं खाएगा, कम खाएगा, आप पहले डेज के अंदर नहीं खाएगा। देखिए, आप 20 मिनट्स दें उसको, और फोर्स नहीं करना, डांटना नहीं है। ठीक है, तो जब उसको पता चल जाएगा अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पेरेंट्स हार जाएंगे या बच्चा हार जाएगा। तो बच्चे का इसमें आपने जरूरी है कि उसके अंदर ज़हन में डालें कि ये नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, स्टार्ट में वो रोएगा, नहीं लेगा, फिर थोड़ा कम खाएगा, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा जब उसको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होना। इसमें होता है कि बच्चा थोड़ा सा रोता है, माँ बाप उस पर थोड़े से टची हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको दोबारा दे देते हैं, या वो नहीं देते तो कोई घर में बड़ा और नाना दादा नानी दादी कोई भी कह देता है, या उसके बाबा कह दें, या कोई भी और कह देता है, तो वो फिर मोबाइल देते हैं। तो वो समझ लें कि फिर एक पक्की रूटीन बन जाती है। सो आप उसकी बेसिक हैबिट डेवलप कर रहे हैं, और उससे अल्टीमेटली बहुत से नुकसान होते हैं जो उसको मैंने बताया कि बच्चे का चिड़चिड़ापन है, बच्चा बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं, बच्चे के अंदर टेंट्रम्स आ जाते हैं। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। सो इस पे बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर, ये आपके बिहेवियर इश्यूज से मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, वॉज कि जब क्योंकि बच्चे 1 महीने से 5 साल तक के बच्चे ऑब्वियसली छोटे होते हैं, तो उन्हें कुछ इतना समझ नहीं आता, वो बहुत शरारतें करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी तंग करते हैं। एंड कुछ पेरेंट्स ये होते हैं कि उनको फिजिकली जो है ना वो पनिश करते हैं, जैसे उन्हें बहुत मारते हैं। क्या ये बच्चों के लिए ठीक है, या फिर पेरेंट्स को किसी और तरीके से डील करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। ये हर पेरेंट, ये आपका पॉडकास्ट और इसका ये पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप खुद ही इसका देखेंगे कि कितना लोग देखते हैं। देखें, ये वाला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि हर पेरेंट्स ये फील कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं और इस फेज से गुजर रहे होते हैं। बेसिकली 2 to 4 इयर्स एज जो है ना बच्चे, क्योंकि आजकल कंपेन काफ़ी चलती हैं बिहेवियरल इश्यूज और बच्चों के अंदर इन चीज़ों की, तो वो समझते हैं हमारे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। बेसिकली
ये नॉर्मल चीज होती है इस एज की। इसमें एक ही रूल है, आपको काम रहना है। पेरेंट्स को बेसिकली दूसरे लफ्जों में ये कि अपने को आपको सुकून में रखना है। अगर आप बच्चे को, आपने बहुत एक्सट्रीम ये बात कर दी कि वो बच्चों को फिजिकली बच्चों को पनिश भी करते हैं, इस पे बहुत स्टडी हुई है और ये बैन है बेसिकली, ठीक है, कि बच्चों को मारना बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप इससे बच्चा क्या, क्योंकि बच्चे का ग्रोइंग ब्रेन होता है इस एज पे, अगर आप इस एज पे बच्चे को स्नब करते हैं, फिजिकली पनिश करते हैं, तो उसके ज़हन में क्या, वो इसका क्या रिजल्ट निकालता है, उसके बिहेवियरल चेंजेस कैसे आएंगे और लेटर ऑन नेक्स्ट जाके वो क्या करेगा। उसका मतलब ये है कि उस रिजल्ट ये निकालेगा कि जो ताकतवर है वो मार सकता है, यानी पेरेंट्स उस ताकतवर हैं वो मार सकते हैं, तो बड़ा होके वो भी जब ताकतवर होगा तो वो माशरे में ऐसा ही होगा। एक बात बहुत डेंजरस बात है। दूसरे नंबर पे आप क्या समझते हैं, आप किसी बच्चे को फिजिकली पनिश करते हैं तो अगर उसके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या कोई माइंड में ऐसी चीज है वो एक्सप्रेस कर सकता है, या गलती जो जिसे वो कन्फेस कर सकता था वो करेगा? कभी भी नहीं करेगा, और ये उसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी अहम बात, हमारे ब्रेन के अंदर ना एक एरिया होता है सोचने का और एक है डरने का। तो जब एक एरिया एक्टिवेट रहेगा, किस चीज वाला, डर वाला, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जो है क्रिएटिविटी वाला वो सप्रेस हो जाएगा। सो ये चीज उसकी लेटर ऑन लाइफ को लाइफ लॉन्ग डिस्टर्ब करेगी। सो आपको, मैं आपके तवज्जुह से ये पेरेंट्स तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस चीज पे जरूर इस चीज को सुनेंगे और इस पे अमल भी करेंगे, और अपने आप को देखें, हैप्पी पेरेंट्स, हैप्पी बच्चे और हैप्पी माशरा। जो पेरेंट्स हैं उनको कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर पे जिनके बच्चे अभी 1 मंथ न्यू बॉर्न टू 5 years old तक? इसमें मैं सम अप करूंगा अपनी सारे पॉडकास्ट को। सबसे पहले, क्योंकि इस मौसम के अंदर जो डायरिया और इस रिलेटेड जो मैंने मेंशन किए हैं वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बच्चों के काउंट करके 5-6 दफ़ा सोप से हाथ धोएं, पानी बॉईल करके इस्तेमाल करें, ठीक है, और फ्रूट्स और सब्जियां जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल्स, उनको अच्छी तरह साफ़ करें, ठीक है, और बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं। बच्चों के साथ ताल्लुक़ ऐसा डेवलप करें, मतलब बच्चों के साथ सोशल मीडिया, मोबाइल रख के सोशल टाइम गुजारें, कोई आधा घंटा, जिसमें आप और उनको दिन में 7-8 दफ़ा हक करें और उनको उनकी इम्पोर्टेंस बताएं कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर किसी बच्चा, आपके सामने एक बच्चे को चोट लगती है तो पूछें, आप उदास हैं, आपको पेन हो रहा है, ये चीज़ें आप उससे पूछेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप होएंगी और वो माशरे में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा। उसके सामने चीखना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, सारी चीज़ें जो है उनकी प्यार से डील करें। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बेसिकली आपके तवज्जुह से लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपके सारे आंसर्स बहुत हेल्पफुल थे। थैंक यू। एंड also thank you for coming once again in our most podcast. welcome. We will obviously invite you again. Thank you. So guys, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। होपफुली आप लोगों को भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली होगी। एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड लिसनिंग टू FM सेहत जिंदगी किड्स स्पेशल पॉडकास्ट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।